Hello everyone, my name is Iram. I welcome you all to this online platform of Example. Welcome to this session Vocabulary with Iram ma'am. यहाँ पर हम इंग्लिश के वर्ड के मीनिंग को ऐसे देखेंगे कि रटने की जरूरत ना पड़े। डिफिकल्टी यही आती है कि वर्ड के मीनिंग को ना हम लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाते। तो इन सेशंस में मैंने आपको सिखाया है और आगे भी सिखाऊंगी कि वर्ड के मीनिंग्स को कैसे याद करें, कैसे करें कि आप उसके मीनिंग को कभी भूल ना पाओ। ठीक है, तो इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, डू अटेंड माई प्रीवियस क्लासेस एज वेल. And yes, whatever words we are going to learn here, that is going to help you in any of your exams. आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो या बैंकिंग का हो या डिफेंस का हो या टीचिंग का हो, आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वर्ड्स, आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो लाइक जो भी वर्ड्स मैंने उठाए हैं वो कॉमन है, मोस्ट रिपीटेड है, मोस्टली पूछे जा चुके हैं, तो ये सारे ही वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपके सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये सेशंस में जितने भी वोकैबुलरी मैं कराऊंगी ये सब सीखना है और ऐसे सीखना है कि उनके मीनिंग को आप लंबे टाइम तक रिटेन कर सको, भूलो ना। क्लियर क्लियर क्लियर? तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। Let's start our session with some very nice lines. ऐसे ही नहीं मिलती राही को मंजिल, ऐसे ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को इन ब्यूटीफुल लाइंस के साथ। पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसके मीनिंग पे जाओगे ना, तो ये लाइंस आपको काफी कुछ सिखा जाती हैं। हम एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, देखो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए, कामयाब होने के लिए आपके पास शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट से कामयाबी नहीं पाई जा सकती। हाँ, हार्डवर्क करो और टाइम के साथ आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। ये नहीं कि बस किताबों से घिरे हुए हो, ये भी देखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। अगर वर्ड्स की बात करो तो इंग्लिश में इतने सारे वर्ड्स हैं, तो हर वर्ड्स को तो आप नहीं पढ़ोगे, जाहिर सी बात है। जो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फिर वहां पे भी अगर आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे कौन से वर्ड्स आपको आने चाहिए, अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे कौन से वर्ड्स आने चाहिए, ये नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। और हार्डवर्क स्मार्ट वर्क करोगे तो डेफिनेटली आप कामयाब हो जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे हियर इन दिस सेशन इज अबेस। अबेस वर्ड्स के साथ साथ हम सिनोनिम्स भी सीखेंगे, एंटोनिम्स भी देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे एंड प्रोनाउंसिएशन। यस, हम नॉलेज तो ले लेते हैं, लेकिन कई बार जब हम बोलते हैं ना तो गलतियां कर देते हैं। इंग्लिश क्या लैंग्वेज है, भाषा है, जब हम बोलते हैं तो हम करेक्टली बोले। फॉर दैट हमें प्रोनाउंसिएशन भी पता होनी चाहिए। तो पहला वर्ड जो हम आज सीखने वाले दैट इज अबेस। अबेस बोलना बहुत आसान है। अबेस, अबेस कोई मुश्किल नहीं है। इट्स वेरी इजी टू प्रोनाउंस दिस वर्ड अबेस। अबेस क्या एक वर्ब है, ठीक है। अबेस, अबेस का मतलब क्या होता है? अबेस का मतलब क्या होता है? देखो, अबेस इज कि आप खुद को, कहते हैं ना कि कुछ लोग हम्बल होते हैं, ही इज वेरी हम्बल, शी इज वेरी हम्बल। हम्बल का क्या मतलब होता है कि आप जो है ना बहुत ज्यादा काइंड है, सिंपैथेटिक है। आप किसी से मतलब काइंड है, सिंपैथेटिक है। कोई पर्सन अगर काइंड है, सिंपैथेटिक है, वो क्या करेगा? वो कभी ईगो में नहीं आएगा, कभी एटीट्यूड में नहीं आएगा, वो हमेशा अपने आप को दूसरों से कम समझेगा। तो अबेस का मतलब कि आप हम्बल हो, आप अपने आप को अपनी नजर में कम समझते हो, ठीक है, दूसरों के कंपेयर में कम समझते हो या कम प्राउड फील करते हो, दैट इज अबेस। और ये भी कह सकते हैं कि किसी और को नीचा दिखाना या ये फील कराना कि तुम दूसरों के कंपेयर में कम हो, ठीक है। तो दूसरे को क्रिटिसाइज करने के तौर पर भी अबेस यूज कर सकते हैं, और खुद को खुद की नजर में आप कम समझते हो उसके लिए भी हम अबेस यूज कर सकते हैं। क्लियर क्लियर? बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। टू ह्यूमिलिएट समवन, किसी को नीचा दिखाना, टू ह्यूमिलिएट समवन, ठीक है। अब इसके मीनिंग तो आपने समझ लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्टी क्या है कि हम टाइम के साथ भूल जाते हैं। तो टाइम के साथ आप भूलो ना, हमेशा के लिए याद रह जाए ये मीनिंग। फॉर दैट हम क्या करते हैं, वर्ड के अंदर से कुछ चीजें निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अबेस, अबेस से मैंने निकाल लिया बेस। बेस 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 क्या? बेसिक, बेसिक। अगर मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है, मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स में सपोज करो आपको फॉर्मूलाज नहीं आते, आपको टेबल नहीं आती, ठीक है, टेबल नहीं आती, स्क्वायर्स नहीं पता, क्यूब रूट्स नहीं पता, तो क्या आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे? डेफिनेटली नॉट, आप पीछे रह जाओगे। मैथ्स सभी सीख लेते हैं, लेकिन जिसको फॉर्मूला टिप्स पे होते हैं, फिंगर टिप्स पे, जिनको टेबल
फिंगर टिप्स पे होती है, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ये सब फिंगर टिप्स पे होते हैं, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत फास्टली और करेक्टली क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है, क्विकली एंड करेक्टली क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो बेसिक, अब यहाँ रिलेट करो, यहाँ रिलेट करो, वर्ड के मीनिंग को ऐसे सीखना है कि भूलना नहीं है। फॉर दैट हम इसको रिलेट करेंगे। देखो एक पिक्चर दिख रही है, एक पिक्चर, यू कैन सी अ पिक्चर ऑन द बोर्ड। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, देखो इमोशन को समझो, एक्सप्रेशन को समझो। यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक बॉय है, चाइल्ड है और एक मैन है, एंड ऐसा इमोशन को देखो, ऐसा लग रहा है ना, देखो सैड एंड डिप्रेस सा लग रहा है चाइल्ड, और इस मैन को देखो ऐसा लग रहा है कि वो उस पर चीख रहा है, ठीक है, चीख रहा है या बरस रहा है, एंग्री है, गुस्सा है, डांट रहा है, ऐसे इमोशन को आप फील कर सकते हो, ठीक है। तो अबेस के मीनिंग को कैसे याद करेंगे, इसको रिलेट करेंगे इस पिक्चर से। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। मैथ्स की बात कर लेते हैं, मैथ्स में बेसिक्स क्लियर नहीं है तो मैथ्स क्या है, आपको लगता है कि यार मैथ नॉर्मली होता भी है, चाहे स्कूल लेवल पे बच्चों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मैथ्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते, उन्हें फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे हैं या क्यूब रूट्स याद नहीं हो रहे हैं। तो बेसिक क्लियर नहीं है, रिपोर्ट कार्ड आपकी बहुत खराब आई, ठीक है, इस बॉय की रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब आई, इसकी बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो इसके फादर ने इसे क्या किया, नीचा दिखाया, ह्यूमिलिएट किया, क्रिटिसाइज किया, ठीक है। मीनिंग निकल के आ गया। कैसे याद किया आपने, बेसिक्स बहुत ज्यादा खराब थे इस बच्चे के, फादर ने इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, ट्यूशन लगाया, सब कुछ किया, लेकिन बेसिक्स बहुत ज्यादा खराब थे, वो बेसिक्स को समझ ही नहीं पा रहा है और उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो फादर ने उसे क्या किया, क्रिटिसाइज किया, अबेस किया। क्लियर क्लियर क्लियर? अच्छा था वर्ड, मजा आया, मीनिंग समझ में आया? चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही रिफ्यूज्ड, मीनिंग समझ में आ गया, टू ह्यूमिलिएट समवन, किसी को नीचा दिखाना। नाउ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही रिफ्यूज्ड टू अबेस हिमसेल्फ इन द आईज ऑफ अदर्स, ही रिफ्यूज्ड टू अबेस हिमसेल्फ इन द आईज ऑफ अदर्स, दूसरों की नजरों में, आईज ऑफ अदर्स, दूसरों की नजरों में उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, क्या, टू अबेस हिमसेल्फ, अपने आप को दूसरों की नजर में वो नीचा ना गिर जाए, इसके लिए उसने मना कर दिया, ठीक है, कि मैं दूसरों की नजर में नहीं गिर सकता, नहीं गिरूंगा। क्लियर क्लियर? कई बार होता है ना कि हम अपनी गलतियां, अगर किसी से आप कहोगे कि तुमने गलत किया और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लो, तो वो सोचते हैं कि यार अगर मैंने गलती एक्सेप्ट कर ली तो मेरी तो रेस्पेक्ट ही खत्म हो जाएगी, दूसरों की नजर में मैं गिर जाऊंगा। तो यहाँ पे अबेस का मीनिंग क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? कैसे याद किया? डिसरेस्पेक्ट भी कह सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं, ह्यूमिलिएशन भी कह सकते हैं, हम्बल भी कह सकते हो। याद कैसे करोगे बेस को? बेसिक्स, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, आपके घर वालों ने कहा कि यार तू तो पढ़ता रहता है, तुझसे एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं हो रहा, आपको क्रिटिसाइज कर दिया, आपको आपकी रेस्पेक्ट नहीं की कि आपने इतनी मेहनत करी थी। क्लियर क्लियर क्लियर? आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। अब कुछ सिनोनिम्स, रिलेटेड टर्म्स देखेंगे, रिलेटेड टर्म्स देखेंगे। हम्बल, 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 ठीक है, इजी है। बी लिटिल, बी लिटिल, बी लिटिल क्या होता है? बी लिटिल, लिटिल, बी लिटिल, लिटिल छोटा, किसी को छोटा समझना, कम समझना, अपने से कम समझना, या किसी को फील कराना कि तुम कम हो, तुम नीचे हो, तुम यू आर नॉट वर्दी इनफ, ठीक है, क्लियर है? डिग्रेड, डिग्रेड कैसे करोगे? ग्रेड्स से कर लो, ग्रेड्स, ग्रेड्स। आपके एग्जाम में ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो गार्जियन से या टीचर से आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। जैसे होता है ना कि क्लास में एक बहुत शैतान बच्चा होता है और एक टीचर के नाक में दम किया हुआ है, एक टीचर उससे बहुत ज्यादा परेशान है कि ये कभी पढ़ता नहीं है, कभी सीरियस नहीं रहता, कोई बात सुनता नहीं है, और जब उसके ग्रेड्स कम आए, पूरे साल टीचर परेशान, और जैसे ही फाइनल एग्जाम्स में ग्रेड्स कम आते हैं तो टीचर को मौका मिलता है, और जब गार्जियन सामने आते हैं तो टीचर ने उस बच्चे को बहुत ज्यादा क्या किया? अबेस किया, अबेस द बॉय इन फ्रंट ऑफ द गार्जियन, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, उसकी डिसरेस्पेक्ट की, उसे नीचा दिखाया। क्लियर क्लियर? तो ग्रेड से कर लेंगे डी ग्रेड। तो डी ग्रेड जो है ना वो आपका सिनोनिम में आ जाता है फॉर अबेस, अबेस के सिनोनिम में आप डी ग्रेड भी कह सकते हो। देन डिस्पैरेज, 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 डिस्पैरेज इज ऑल्सो सिनोनिम ऑफ अबेस। डिस्पैरेज का मतलब भी होता है क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, किसी को नीचा दिखाना, कम समझना, ठीक है। याद कैसे करोगे? देखो जहां पर भी आप वर्ड देखते हो ना,
डिस्पैरेज न्यू वर्ड है, जैसे आपके लिए अबेस न्यू वर्ड है एंड यू डोंट नो द मीनिंग, वैसे डिस्पैरेज भी एक वर्ड है ना, वोकैबुलरी टर्म है, कई लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा, तो कैसे याद करोगे? डिस्पैरेज सिनोनिम है अबेस का, मतलब वही है क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, किसी को कम समझना, नीचा दिखाना, ठीक है। याद कैसे करोगे? देखो रेज, रेज एंड रेग ये वर्ड्स जो होते हैं ना आपके, ये एंगर से रिलेटेड होते हैं। रेज एंड रेग ये वर्ड्स आपके कभी भी आपको नजर आए, ये वर्ड्स समझ जाना, ये वर्ड्स किससे रिलेटेड होते हैं? एंगर से, गुस्से से। अब डिस्पैरेज को कैसे याद करोगे? यहां देखो रेज दिखाई दे रहा है, रेज गुस्सा, एंगर, रेज दिखाई दे रहा है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है तो दूसरे लोग उसको क्या कहते हैं कि यार ये तो ऐसी है, बड़ा अजीब सा है, ये है वो है, क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि हर टाइम गुस्से में रहता है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, है ना, ऐसा फैक्ट है ना। तो ऐसे रिलेट करके याद कर लो, डिस्पैरेज, एंगर, रेज, वो हमेशा गुस्से में रहता है। अगर आपके घर में मान लो आपके फादर है या आपका कोई ब्रदर है जो हमेशा गुस्से में रहता है, तो हमेशा वो गुस्से में रहेगा और चिड़चिड़ा सा रहेगा, शॉर्ट टेम्पर्ड है, बैड टेम्पर्ड है, तो काइंड ऑफ उसकी वैल्यू आपकी नजर में नहीं होगी, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे कि यार ये तो ऐसी है, उसको क्रिटिसाइज करोगे। क्लियर? तो इस तरीके से रिलेट करके इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे, याद करेंगे, तो आप भूलोगे नहीं। क्लियर है? तो डिस्पैरेज इज सिनोनिम ऑफ अबेस। ऐसी आपका एक और टर्म है डिमीन, 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 डिमीन का भी सेम मीनिंग है, सिमिलर मीनिंग है। याद कैसे करोगे कि भूलो ना? फॉर दैट मीन, मीन निकाल लो, मीन, मीन पर्सन, मीन पर्सन कौन होता है? सेल्फिश। मीन कौन है? सेल्फिश। कहते हैं ना ही इज और शी इज वेरी मीन, मतलब यहाँ पे मीन कहने का क्या मतलब है कि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है या सोचती है, ठीक है। तो अगर आपकी कोई फ्रेंड है सपोज करो और वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचे, या घर में भी होता है, सिबलिंग्स होते हैं, तो वो सिर्फ अगर अपने ही बारे में सोचते हैं तो आपको एक फीलिंग आती है और आप उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करने लगते हो कि यार ये तो बड़ा सेल्फिश था, ये बस अपने बारे में सोचता है, आप उसको क्रिटिसाइज करने लगते हो, आपकी नजर में उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती। क्लियर? तो डिमीन भी कह सकते हैं एज सिनोनिम ऑफ अबेस। देन डिसग्रेस, डिसग्रेस बहुत कॉमन सा वर्ड है, डिसग्रेस करना। डिसक्रेडिट, क्रेडिट्स किसको देते हैं? क्रेडिट्स देते हैं ना, क्रेडिट्स किसको देते हैं? जिसकी आपकी नजर में वैल्यू हो, रिस्पेक्ट हो, प्रेज करो, जिसकी तारीफ करो, ठीक है। तो एंड इसका ऑपोजिट डिसक्रेडिट, डिसक्रेडिट यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजर में, आप डिसरिस्पेक्ट करते हो उसकी, ठीक है, या क्रिटिसाइज करते हो, तो कम समझते हो, तो मीनिंग निकल के आ रहा है ना, डिसक्रेडिट। तो डिसक्रेडिट हम कह सकते हैं कि इस सिनोनिम है अबेस का। क्लियर? क्लियर? तो ऑप्शन में कोई सा भी टर्म देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपके साथ, आप एक वोकैबुलरी नहीं सीख रहे हो, अबेस के साथ साथ आपने कई सारे नए वर्ड सीखे, जैसे बी लिटिल, बी लिटिल, दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमनली आस्क्ड टर्म। बी लिटिल कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, प्रीवियस मेरी जो क्लासेस है वहां पे शायद मैंने आपको ये अच्छे से सिखाया भी है, ठीक है। ऐसी आपके पास आ गया डिग्रेड, डिस्पैरेज, डिमीन, तो आप कई सारे वर्ड्स, रिलेटेड वर्ड्स सीख रहे हो, एंड जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो फॉर वन पर्टिकुलर टर्म आपको कई सारे वर्ड्स आने चाहिए। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट एंटोनिम्स देख लें, ऑपोजिट मीनिंग देख लें। अबेस का मतलब क्रिटिसिज्म से है, किसी की डिसरिस्पेक्ट से है, ठीक है, तो हम्बल से है। तो एंटोनिम ऑपोजिट में क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट, तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट्स। आप कॉम्प्लीमेंट्स किसे देते हो? जिसको आप वैल्यू दोगे, जिसकी आपकी नजर में रेस्पेक्ट होगी, वैल्यू होगी, जिसकी आप तारीफ करोगे, कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स होता है ना, तारीफ, ठीक है। तो एंटोनिम में कह सकते हैं ऑनर, ऑनर, ऑनर जिसकी रेस्पेक्ट है, ठीक है, वैल्यू है। लॉर्ड, लॉर्ड, लॉर्ड इज ऑल्सो तारीफ, लॉर्ड इज ऑल्सो तारीफ। लॉर्ड एक नया वर्ड है, कैसे सीखोगे? देखो ऑनर तो बहुत कॉमन है, आई एक्सपेक्ट सबको पता होगा, कॉम्प्लीमेंट भी बहुत कॉमन है, सबको पता होगा। लॉर्ड कैसे सीखेंगे? लॉर्ड, लॉर्ड इज अ न्यू टर्म, कई लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होगा। लॉर्ड का मतलब भी तारीफ से है, प्रेज से। इसको याद कैसे करोगे? याद करने के लिए लॉर्ड से कर लो लाडला। अगर आप अपने माँ बाप के लाडले हो, इफ यू आर एप्पल ऑफ आई, एप्पल ऑफ एन आई बोलते हैं ना, आंख का तारा, अगर माँ बाप के लाडले हो तो हमेशा आपकी तारीफ ही होंगी, आपकी बुराइयों को ना माँ बाप छुपा देंगे, उसकी बात ही नहीं करेंगे, हमेशा सिर्फ आपकी तारीफ ही होनी है। तो लॉर्ड, आप क्या हो? अपने माँ बाप के लाडले हो, तो हमेशा आपकी क्या होती है? तारीफ। तो लॉर्ड इज प्रेज, ठीक है।
तारीफ, लॉर्ड इज प्रेज। अबेस का मतलब क्रिटिसिज्म से है, तो एंटोनिम में हम कह सकते हैं लॉर्ड, प्रेज, तारीफ। क्लियर, क्लियर, आसान था। लॉर्ड से किया लाडला, अगर आप अपने माँ बाप के लाडले हो तो क्या होगी आपकी तारीफ। क्लियर, प्रेज करना, प्रेज करना कह सकते हैं, ठीक है, प्रेज करना कह सकते हैं। देन प्रोमोट, प्रोमोट किसको करते हैं हम, जिस चीज की हम वैल्यू करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, जिनका हमें लगता है कि हाँ इसके अंदर अच्छाई है, जिसे ऊंचा समझते हैं। तो एबेस क्या है, किसी को कम समझना, नीचा समझना, ठीक है, कम समझना बेसिकली। तो प्रोमोट एंटोनिम में कह सकते हैं, क्योंकि प्रोमोट क्या है, ऊपर समझना, अच्छा समझना, ठीक है। देन एक्सॉल्ट, एक्सॉल्ट मेरी अगर क्लासेस आपने अटेंड की हैं तो मैं आपने सीखा होगा एक्सॉल्ट को, एक्सॉल्ट मैंने आपको सिखाया है वहां पे। एक्सॉल्ट को रिलेट किया था हमने किससे, सॉल्ट से, सॉल्ट से। कौन सा सॉल्ट, टाटा सॉल्ट। टाटा क्या है, एक नमक का ब्रांड है, बहुत से घरों में टाटा सॉल्ट यूज होता है। तो टाटा एक ब्रांड है और टाटा सॉल्ट का नमक बहुत अच्छा है, घर में यूज कर सकते हैं, कोई इसमें इम्प्योरिटी नहीं है। तो आप लोग टाटा सॉल्ट जो लोग यूज करते हैं वो क्या करेंगे, टाटा सॉल्ट की तारीफ करेंगे, उस ब्रांड की, उस नमक की तारीफ करेंगे। तो एक्सॉल्ट, एक्सॉल्ट, एक्सॉल्ट वर्ड के अंदर से हमने निकाला, एक्सॉल्ट से कर लिया सॉल्ट, प्रोनाउंस सिमिलर साउंड करता हुआ टर्म हम निकाल लेंगे सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, टाटा सॉल्ट। टाटा क्या अपने आप में एक ब्रांड है, तो टाटा सॉल्ट ब्रांड बहुत अच्छा होता है, ये नमक बहुत अच्छा है, प्योर होता है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, यू कैन यूज इट। तो आपने क्या की, तारीफ। एक्सॉल्ट क्या हो गया, टू प्रेज, तारीफ, ठीक है, क्लियर है, आसान है। इस तरीके से रिलेट करके याद करोगे ना तो लंबे टाइम तक याद रह जाएगा। जब भी आपके सामने ये वर्ड आएगा फौरन माइंड में क्लिक करेगा कि एक्सॉल्ट से मैम ने क्या बताया था, एक्सॉल्ट सॉल्ट, एक्सॉल्ट सॉल्ट, सॉल्ट से क्या बताया था, तारीफ। टाटा सॉल्ट नमक की सब क्या करते हैं, तारीफ। क्लियर, ऐसी लॉर्ड, जैसी लॉर्ड देखोगे क्या दिमाग में आएगा, लॉर्ड लाडला, लॉर्ड लाडला, वो अपने माँ बाप का लाडला है तो उसकी हमेशा क्या होती है, तारीफ। क्लियर, क्लियर, क्लियर। एक्सटॉल, एक्सटॉल, एक्सटॉल भी आपका होता है तारीफ, एक्सटॉल भी आपका होता है तारीफ। एक्सटॉल कैसे करोगे, एक्सटॉल भी है तारीफ, ठीक है। तो एक्सटॉल को कैसे याद करेंगे, देखो एक न्यू वर्ड आपने देखा एक्सटॉल, ठीक है, एक न्यू वर्ड है आपके सामने एक्सटॉल, मीनिंग आपने समझ लिया, एक्सटॉल का मतलब होता है तारीफ, प्रेज करना। अब इसको याद करने के लिए मैं प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुकी हूँ, आई गेस जिन्होंने अटेंड किया होगा उनको पता होगा। एक्सटॉल, एक्सटॉल से क्या बताया था, एक्स से कर लिया एक्स्ट्रा, एक्स से कर लिया एक्स्ट्रा। यहां पर ध्यान देना, वर्ड के अंदर से हम टर्म्स निकालते हैं, एक्स से हमने क्या कर लिया एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स से एक्स्ट्रा। तौल से क्या है, वेइंग, मेजरिंग। जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि भैया आलू दे देना, 1 किलो आलू दे दो, 2 किलो प्याज दे दो। तो आप जब बोलते हो तो सब्जी वाला क्या करता है, तोलता है। तो तौल हिंदी वाला कर लो, तोल, तोलना, ठीक है, हिंदी वाला तोलना। तो सब्जी वाले ने आपको सोचा यार मेरी सब्जियां बिक नहीं रही हैं, बहुत ज्यादा है, तुम फ्री में ले जाओ, एक्स्ट्रा तौल दिया, एक्स्ट्रा तोल दिया और कहा कि ले जाओ, फ्री में ले जाओ। तो आपने क्या की, सब्जी वाले की तारीफ, अरे यार बड़ा बढ़िया सब्जी वाला है, इसने तो मुझे ऐसी दे दिया। तो आपने क्या की, सब्जी वाले की, उसने एक्स्ट्रा तोल दिया, तो आपने क्या करी, उसकी तारीफ। तो एक्सटॉल इज तारीफ करना। क्लियर। एबेस का मतलब क्या था, बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, आपकी रिपोर्ट कार्ड अच्छी नहीं है। एबेस का मतलब हमने क्या सीखा था, बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, बेस से हमने किया था बेसिक, ठीक है, बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, आपसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। कई लोग होते हैं ना 1 अटेम्प्ट देते हैं, 2 अटेम्प्ट देते हैं, तो आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो और आप एग्जाम में मतलब क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो घर में क्या है, सब बोलेंगे यार तुम तो इतना पढ़ते थे, तुमसे तो एग्जाम क्लियर ही नहीं हुआ। और ये फैक्ट ऐसा होता है। तो आपकी क्या की, सबने सबकी बातों से आपको क्या लगा कि यार मेरी तो कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है, ठीक है, या आपको लगा कि यार मैं औरों की कंपेयर में कम हूं। तो ये जो फीलिंग है दैट इज मीनिंग निकल के आ गया ना, इस फीलिंग को क्या कहोगे, एबेस। और एंटोनिम में हम कह सकते हैं एक्सटॉल या एक्सॉल्ट, क्योंकि इनका मतलब क्या है, तारीफ। क्लियर, क्लियर, क्लियर। तो आपने यहाँ पे एक वर्ड के साथ कई सारे अच्छे रिलेटेड वर्ड्स भी सीखे जिनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्लियर। चलो क्विकली हम मूव करेंगे
और नेक्स्ट वर्ड सीखेंगे दैट इज एब्जो। एब्जो, एब्जो, कई लोग इसे एब्ज्योर पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो ध्यान देना है प्रोनाउंसिएशन पे, एब्ज्योर नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, एब्जो, 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 ध्यान दोगे प्रोनाउंसिएशन पे, एब्जो, एब्जो, ठीक है, ज्योर नहीं पढ़ना है, एब्जो, एब्जो, क्लियर है। इट्स अ वर्ब, मीनिंग क्या होता है, एब्जो का मीनिंग क्या होता है, देखो आप कोई चीज गिव अप कर, इन शॉर्ट इसका मतलब होता है गिव अप करना, छोड़ देना, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, गिव अप करना क्या मतलब, पब्लिकली या फॉर्मली, फॉर्मली गिव अप करना या पब्लिकली गिव अप करना, पब्लिक में जाके सबके सामने आप कोई चीज गिव अप कर रहे हो, सबको पता है उस चीज के बारे में, या फॉर्मल ओकेजन मतलब ऑफिशियल जगह पे आप गिव अप कर रहे हो, कोई चीज छोड़ रहे हो, फॉर्मली छोड़ रहे हो, देन इट्स कॉल्ड एब्जो, एब्जो, सिंपली गिव अप विद, ये चीज ध्यान रखना है कि फॉर्मली और पब्लिकली, ठीक है, तो इसे कहते हैं एब्जो। अब इसे याद कैसे करोगे, याद करने के लिए यू हैव अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, पिक्चर देखो क्या समझ में आ रहा है, पिक्चर में देखो लग रहा है ना कि कोर्ट का सीन है, कोर्ट का सीन है, कोर्ट में होता है ना, कोर्ट में होता है ना, वो आते हैं बुक्स पे हाथ रख के फिर कहते हैं कि मैं जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है, तो एब्जो, पिक्चर देखो, जो से हमने कर लिया ज्यूरी, ज्यूरी, ज्यूरी के सामने, ज्यूरी, ज्यूरी के सामने, लॉयर्स के सामने कह लो, कोर्ट के सामने कह लो, वहां पे आपने क्या किया, आपने शपथ ली, मैं जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, फिर वहां पे आप सपोज करो आपके ऊपर कुछ चार्जेस थे, कुछ रेट्स लगे हुए थे कि आपने कोई क्राइम किया है, फिर क्या हुआ, आपने खुद से आपको ये लगा कि यार अब मैं बहुत हो गया, अब नहीं करूंगा, तो आपने कहा ज्यूरी के सामने, आपने ज्यूरी के सामने कहा कि आई एब्ज्योर, आई गिव अप, मैं छोड़ दूंगा, मैं अब सारे गलत काम छोड़ दूंगा, ठीक है, तो आपने पब्लिकली, ऑफिशियली, फॉर्मली ये डिक्लेयर किया दैट यू आर गिविंग अप योर बैड हैबिट्स। तो एब्ज्योर का मीनिंग क्लियर है, क्लियर है, कैसे याद किया, कभी भी एब्ज्योर देखोगे फौरन वहां से निकालना ज्यूरी, ज्यूरी से समझना कि कोर्ट के सामने, इमेजिन करना कोर्ट के सामने, ज्यूरी के सामने आपने क्या किया, यू डिक्लेयर्ड के, यू अनाउंस दैट आई विल क्विट, आई विल गिव अप ऑल माई बैड हैबिट्स, तो आपने फॉर्मली, ऑफिशियली, पब्लिकली सबके सामने गिव अप किया, ठीक है, क्लियर, मीनिंग समझ में आया, कैसे याद किया ये समझ में आया, आगे बढ़ जाए, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है, आई होप अब आप इस वर्ड को कभी नहीं भूलोगे, चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, शी एब्ज्योर हर ओल्ड बिलीव्स, जो उसकी पुरानी बिलीव्स थी, पहले जो माना करती थी उसको उसने छोड़ दिया, अब देखो छोड़ेगी तो सबको पता चल जाएगा ना, पब्लिकली सबकी नजर में आ गई वो चीज, तो कोई चीज गिव अप कर रहा हो पब्लिकली या ऑफिशियली, ठीक है, क्लियर, एग्जाम्पल क्लियर है। अब कुछ रिलेटेड टर्म्स देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे, सिनोनिम्स में देखो रिनाउंस, 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 रिनाउंस का मतलब भी होता है गिव अप करना, ठीक है, छोड़ देना। अब रिनाउंस भी अपने आप में एक न्यू वर्ड है, रिनाउंस भी अपने आप में एक वर्ड है, कैसे न्यू वर्ड है, कैसे याद करोगे, इसको रिलेट करो, देखो वर्ड के अंदर से कोई चीज निकालो, सपोज वर्ड क्या था आपका, रिनाउंस, जैसे एब्ज्योर आपके लिए एक न्यू वर्ड है, जैसे एब्ज्योर आपके लिए एक न्यू वर्ड है, वैसे रिनाउंस भी तो एक न्यू वर्ड है, और रिनाउंस का मतलब भी सेम है, लेकिन अब इस मीनिंग को आप भूलो ना, फॉर दैट क्या करोगे, देखो वर्ड के अंदर से निकालो अनाउंस, रिनाउंस अनाउंस, रिनाउंस अनाउंस, कई बार होता है ना न्यूज में आप देखते हो कि उस मिनिस्टर ने पार्टी को छोड़ दिया, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उसने पब्लिकली अनाउंस किया कि मैं पार्टी को छोड़ रहा हूं, आई एम गिविंग अप, तो पब्लिकली अनाउंस किया, पब्लिकली क्या किया, अनाउंस किया दैट आई एम रिनाउंसिंग द पार्टी, मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, क्लियर, क्लियर, अब तो नहीं भूलेंगे, इस वर्ड को देखते ही फौरन दिमाग में आना चाहिए, रिनाउंस अनाउंस, अनाउंस से क्या था, पब्लिकली अनाउंस किया कि मैं पार्टी को छोड़ रहा हूं, तो टू गिव अप पब्लिकली, क्लियर, मीनिंग क्लियर, आगे निकल के आ गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट रिलेटेड टर्म रिजेक्ट, छोड़ देना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है, शी रिजेक्टेड द ऑफर, उसने ऑफर को ठुकरा दिया, यानी मना कर दिया, छोड़ दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। अबैंडन, अबैंडन, अबैंडन भी होता है छोड़ देना, गिव अप कर देना, थोड़ा सा ध्यान देना, अबैंडन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज गिव अप करना, कोई ऐसी चीज छोड़ना जिसकी जिम्मेदारी आपकी थी, मतलब जिसके आप रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे माँ बाप
कोई मूवी वगैरह में दिखाता है कि मदर ने अपने चाइल्ड को छोड़ दिया, ठीक है, मदर ने अपनी चाइल्ड को छोड़ दिया, तो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका चाइल्ड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन उसने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। तो अपनी जिम्मेदारी, जो चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो उसको छोड़ना। सपोज करो आपने स्मोकिंग छोड़ दी, स्मोकिंग इज वेरी कॉमन दीज डेज, तो सपोज करो आपको लगा यार स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, स्मोकिंग छोड़ दी, लेकिन स्मोकिंग के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो करेक्ट वर्ड अबैंडन नहीं होगा, वहां पे कुछ और यूज करेंगे, ठीक है। तो अबैंडन इज जब आप कोई चीज छोड़ते हो जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। कैसे याद करेंगे कि भूले ना, कुछ लोगों के लिए अबैंडन न्यू वर्ड होगा, वैसे तो ये बहुत कॉमन सा टर्म है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए न्यू होगा। कैसे याद करोगे कि भूलो ना, देखो अबैंडन, अब हिंदी वाला अब हिंदी वाला अब, बैंड से कर लो बंदी, बैंड से कर लो बंदी, ठीक है, बंदी गर्लफ्रेंड, अबैंडन बंदी गर्लफ्रेंड, ऐसे रिलेट करके याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे इस वर्ड को, आई ट्रस्ट मी, ऐसे रिलेट करके याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। अबैंडन, अब उसकी बंदी ने उसे छोड़ दिया, ये सब आजकल के टाइम में बहुत कॉमन है, ठीक है। अबैंडन, अब से अब हिंदी वाला अब, बैंड से कर लिया बंदी गर्लफ्रेंड, अब उसकी बंदी ने उसे छोड़ दिया, क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। अगर वो उसको पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो उसकी फीलिंग्स वगैरह वो रिस्पॉन्सिबल है और फिर भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अबैंडन, क्लियर। याद करने की देखो कैसे याद किया, ऐसे याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, लंबे टाइम तक चीजें याद रह जाएंगी। नेक्स्ट रिलेटेड टर्म देखेंगे, नेक्स्ट रिलेटेड टर्म डिनाई। डिनाई क्या होता है, मना करना, मना करना, कोई चीज एक्सेप्ट ना करना, तो वही चीज हो गया ना, निकल के आ रहा है मीनिंग, तो सिमिलर रिलेटेड टर्म्स हम कह सकते हैं डिनाई। रेलिंक्विश, रेलिंक्विश, रेलिंक्विश भी आपका होता है गिव अप करना, रेलिंक्विश भी होता है आपका गिव अप करना। रेलिंक्विश कैसे याद करेंगे, पहले तो मीनिंग को समझेंगे। रेलिंक्विश होता है गिव अप करना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। रेलिंक्विश होता है जब आप कोई चीज, कोई काम, कोई एक्टिविटी जो आप कर रहे हो, करते हो, उसको आप छोड़ देते हो, स्टॉप डूइंग समथिंग, वहां पे आप गिव अप कर रहे हो, किसी काम को जो आप करते हो उसे छोड़ रहे हो, तब हम स्पेशली ये वर्ड यूज करते हैं रेलिंक्विश, ठीक है। मीनिंग क्लियर है। अबैंडन जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई थी, और गिव अप, ठीक है, एंड रेलिंक्विश गिव अप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या चीज गिव अप कर रहे हो, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप करते थे उसको आप छोड़ रहे हो, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, वर्ड के अंदर से कुछ निकालेंगे, ठीक है, ऐसे याद करोगे कभी भूलो ना। फॉर दैट वर्ड के अंदर से कुछ निकालते हैं। रेली से हमने कर लिया रेलिंग, रेली से हमने कर लिया रेलिंग, ठीक है। रेलिंग क्विश, क्विश से हमने कर लिया विश, विशेज, विश क्या होती है, विशेज एंड डिजायर्स, हमारे विश होते हैं ना बहुत सारे, डिजायर्स भी होते हैं, कई लोगों के विशेज और डिजायर्स कुछ अजीब से होते हैं और माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है, माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सपोज करो किसी को बहुत ज्यादा शौक है पार्टीज करने का या लेट नाइट आने का, तो एक गर्ल है, लड़कियों के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, चाहे हम 21st सेंचुरी में भी रह रहे हो, लेकिन लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। अगर लड़के घर से बाहर जा रहे हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, उन्हें कोई नहीं कहेगा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, ठीक है, लेकिन लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। और लड़कियों के अगर शौक होते हैं और अच्छे शौक होते हैं, मान लो किसी को कुछ क्रिएटिव करने का, पेंटिंग करने का शौक है, या गाना गाने का शौक है, डांस करने का शौक है, तो अच्छे शौक है, लेकिन उन्हें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सपोज करो, इमेजिन करो एक लड़की है, ठीक है, उसे डांसिंग का बहुत शौक है, लेकिन गार्जियन नहीं चाहते कि यार ये डांस करे, पेरेंट्स नहीं चाहते कि ये डांस करे, तो शी इज डूइंग एन एक्टिविटी, वो डांसिंग का शौक है तो वो डांस करती है, ठीक है, घर में करती है, दोस्तों के साथ करती है, लेकिन पेरेंट्स को है कि नहीं करना है, पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा उसको ये कर दिया कि नहीं करना है। तो अब इसको इमेजिन करो, वर्ड को, मीनिंग को याद करने के लिए, रेलिंग, रेलिंग, रेलिंग और विश, रेलिंग और विश। एक दिन वो लड़की बिल्कुल परेशान होके अपनी बालकनी में खड़ी है, रेलिंग से कर लो, रेलिंग, अपनी बालकनी में खड़ी है रेलिंग पे, एंड शी इज फीलिंग सो सफोकेटिंग, ठीक है, शी इज फीलिंग सो सफोकेटिंग। जब बार बार पेरेंट्स उसको एक ही बात बोलने लगे, तो वो बालकनी में चली गई और उसको लगा कि यार थोड़ी सांस लूं, ठीक है, थोड़ी सांस लूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। एंड देन शी सेड, रेलिंग पे गई, बालकनी पे गई, और देन शी सेड कि
आई विल गिव अप ऑल माई विशेज एंड डिजायर्स, मैं अपनी सारी विशेज सारी डिजायर्स गिव अप कर दूंगी, छोड़ दूंगी। मैं जो एक्टिविटी कर रही हूँ, मैं जो डांसिंग कर रही हूँ, उसको मैं छोड़ दूंगी, गिव अप कर दूंगी। क्लियर? मीनिंग निकल के आया? मीनिंग निकल के आया। इतनी बड़ी जो स्टोरी बताई, इतना जो इमेजिन करवाया, वो इसलिए करवाया कि वर्ड को इस तरीके से याद करेंगे। सिर्फ वर्ड के मीनिंग को अगर देख लोगे ना तो विद टाइम आप भूल जाते हो, लेकिन हमें ऐसे देखना है, ऐसे रिलेट करना है, उसको ऐसे फील करना है कि हम उसके मीनिंग को लंबे टाइम तक याद रख पाए। नेक्स्ट टाइम कभी भी आप ये वर्ड देखोगे, फॉरन माइंड में आएगा। रेली से आपने किया था रेलिंग, बालकनी, और विश से किया था, इस लड़की की कुछ विशेष थी लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो इसने परेशान होकर क्या बोला कि यार आई विल गिव अप ऑल माई विशेस, आई विल स्टॉप डूइंग ऑल माई एक्टिविटीज। क्लियर? क्लियर? मजा आया? मजा आया? अब तो नहीं भूलेंगे इस वर्ड को। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? एक और सिनोनिम देख लेते हैं, फॉरसेक। एक और सिनोनिम देख लेते हैं, फॉरसेक। फॉरसेक होता है किसी पर्सन को छोड़ देना या किसी चीज को छोड़ देना। इसका भी मतलब आपका गिव अप से है। जनरली इसको यूज करते हैं किसी पर्सन या किसी एक्टिविटी को छोड़ने के लिए। फॉरसेक, फॉरसेक, फॉर गॉड सेक प्लीज डोंट लीव मी। आजकल होता है ना, लोग रिलेशनशिप वगैरह में रहते हैं और टाइम वेस्ट एंड ऑल ये सब चलता रहता है। तो मान लो कोई किसी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, कोई लड़की है वो छोड़ रही है किसी लड़के को और वो बहुत ज्यादा सीरियस है, एंड ही इज सेइंग फॉर गॉड सेक डोंट लीव मी, फॉर गॉड सेक डोंट लीव मी। फॉर सेक कैसे याद करोगे? फॉर सेक का मतलब है छोड़ देना किसी पर्सन को, किसी एक्टिविटी को, किसी चीज को। तो आप इसको याद करने के लिए फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक कहते हैं ना, फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन, फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। यहाँ पे आप कह रहे हो फॉर गॉड सेक डोंट लीव मी, फॉर गॉड सेक डोंट लीव मी, मुझे मत छोड़ो। तो फॉर सेक क्या हो गया? किसी को छोड़ देना। मीनिंग निकल के आ रहा है ना, किसी पर्सन को छोड़ देना। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? एंटोनिम्स, ऑपोजिट मीनिंग देख लेंगे। देखो अभी तक हमने जितने भी वर्ड सीखे, हमने क्या सीखा? एब्जो, एब्जो, एब्जो से रिलेटेड हमने कई सारे वर्ड्स देखे। एब्जो, रिनाउंस, अबैंडन, relinquish, forsake, कई सारे वर्ड सीखे आपने। 5 टर्म्स, 5 वोकैबुलरी वर्ड सीख लिए जस्ट फॉर गिव अप। क्लियर? अब इसके एंटोनिम्स देखेंगे। एंटोनिम्स में क्या होगा? जब चीजों को आप गिव अप करो तो ऑपोजिट क्या होगा? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना। ठीक है? तो एंटोनिम देखो, कॉम्प्लीमेंट, ऑनर, लॉर्ड, प्रोमोट। ओके, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, टाइपिंग एरर है, ये प्रीवियस स्लाइड के आ गया। देखो, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस, इसके एंटोनिम में आप क्या बोलोगे? एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस कह सकते हो। ठीक है? एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस कह सकते हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर करेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, परिवर्तन 3.0 एसएससी एग्जामपुर के इस प्लेटफॉर्म पे एग्जामपुर लेकर के आया परिवर्तन 3.0। यहाँ पर क्या है कि आप एक कोर्स की प्रिपरेशन, एक कोर्स खरीद के कई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। और ध्यान देने की चीज है कि आपके सारे ही बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 4 अप्रैल से। तो इट्स अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी कि एक कोर्स खरीद के कई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सारे बैचेस 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि एसएससी का नोटिफिकेशन, सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो देर मत कीजिए, जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। जो एसएससी सीजीएल के बैच हैं या सीपीओ कह लो, जीडी कह लो, एमटीएस कह लो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, सारे ही बैचेस आपके 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है? एमटीएस स्टार्ट हो रहा है 4 अप्रैल से। और कोर्स का प्राइस ध्यान देंगे, कोर्स का प्राइस जो अगर आप न्यू हो, इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट, तो फॉर न्यू स्टूडेंट कोर्स का प्राइस है 899 एंड फॉर ओल्ड स्टूडेंट कोर्स का प्राइस है 599 पे। ठीक है? बैचेस स्टार्ट हो रहा है 4 अप्रैल से। ठीक है? 4 अप्रैल से बैचेस स्टार्ट हो रहा है। देन सीपीओ की बात करो, सीपीओ भी आपका 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है एंड बैच प्राइसेस भी सेम है आपके। क्लियर? बैच प्राइसेस भी सेम है। इफ यू आर एन old student then apply code EP old and if you are a new student then apply code EP new. SSC phase 11 again batches are starting from 4th April and course price for new student is 899 and for old student 599. Clear? 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 कई बार होता है हम सोचते हैं, आपको लग रहा होगा कि मैम इतनी सारी चीजें बता रही हैं, बैचेस के बारे में बता रही हैं, इनमें से कोई ना कोई एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर ही रहे होगे। ठीक है? जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है यार अभी हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। ठीक है? हमें लगता है नॉट रेडी, अभी हम तैयार नहीं है।
बैच खरीद लेंगे यार, देख लेंगे, बैच खरीद लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। नॉट रेडी, नॉट रेडी, और ऐसे लोग ना ऐसे ही रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया, फौरन बैच खरीदो और पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। क्योंकि पढ़ने के लिए ना बहुत कुछ होता है, तो एक डायरेक्शन जरूरी है, एक दिशा जरूरी है। जब घोड़ा जब दौड़ता है ना, तो क्या करते हैं कि उसके साइड में कुछ लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? उसके आईज के साइड में लगा देते हैं, ध्यान दिया होगा आपने। क्यों लगा देते हैं? ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, डिस्ट्रैक्शंस ना हो, एक डायरेक्शन, एक दिशा उसे नजर आए जिसकी तरफ उसे भागना है, दौड़ना है। तो जितने भी यहाँ बैचेस जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं, 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, बिना वक्त गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए इन बैचेस का कोर्स, इन जो भी कोर्सेज हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इन बैचेस को खरीदो और लग जाओ अपनी प्रिपरेशन में, एक डायरेक्शन में। और ये जो दौड़ चली आ रही है ना एग्जाम की, जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वहां पीछे ना रह जाओ। क्लियर है? क्लियर है? और इसी इन सारी ही चीजों को, इन सारी बैचेस को आप ज्यादा से ज्यादा लेवल पे शेयर करिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें जरूरत होगी। कई लोगों को होता है कि हमें प्रिपरेशन करनी है बट समझ में नहीं आता कैसे करना है, क्या करना है। फॉर दैट वी आर हियर। सो शेयर दिस अमंग योर फ्रेंड्स, अमंग योर नोन वंस, ठीक है। सो डोंट डिले, कंपटीशन की रेस में आप कहीं पीछे ना रह जाओ, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड पे आ जाए। नेक्स्ट वर्ड जो हम सीखने वाले हैं दैट इज callous. Next word that we are going to learn here today is callous. Callous, adjective. It's an adjective. Pronunciation पे ध्यान देना, callous. Callous. It's an adjective. Pronunciation पे ध्यान देना, callous. Callous का मतलब होता है, in short कह लेंगे rude. Callous का क्या मतलब होता है? rude. ठीक है, rude कह सकते हो, harsh कह सकते हो, impolite कह सकते हो। पिक्चर देखो, पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? एक ऑफिस का माहौल दिख रहा है, ऑफिस का। यहाँ बहुत सारे कलीग्स हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेंटर पे एक पर्सन, देखो इमोशन को समझो, इमोशन को समझो। सेंटर पे एक पर्सन जो है ना, इमोशन पे ध्यान देना। सेंटर पे एक पर्सन खड़े होके ऐसा लग रहा है बहुत गुस्से में चीख रहा है। सो गुस्से में चीख रहा है और ये सारे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं। अब इसको रिलेट करेंगे, इस पिक्चर को रिलेट करेंगे वर्ड के अंदर से। देखो callous, 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 कॉल, कॉल, callous में से यहां से निकाल लिया कॉल एंड यहां से निकाल लिया अस, ठीक है। नाउ इसको रिलेट करो, इसको रिलेट करो। ही कॉल्ड, हु इज ही हियर? दिस पर्सन, ही कॉल्ड ऑल ऑफ अस, हम, ये जो यहाँ इतने सारे एम्प्लॉयज बैठे हैं, ही कॉल्ड ऑल ऑफ अस carelessly, he called all of us carelessly, carelessly। इसका इमोशन देख रहे हो आप, गुस्से में, इसका इमोशन देखो, गुस्से में है तो ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब चीख रहा है सब पे, ठीक है। तो इसका मीनिंग निकल के आएगा, देखो मीनिंग समझो। he called all of us carelessly, उसने हम सबको carelessly बुलाया, आवाज लगाया, rudely, impolitely, ठीक है, harshly कह सकते हो। क्लियर है? तो careless का मतलब होता है rude, harsh, impolite। callous का मतलब होता है not caring about the feeling of or suffering of other people। जो rude होते हैं, जो harsh होते हैं, जो impolite होते हैं, वो दूसरों का नहीं सोचते हैं, वो ये ध्यान नहीं देते कि दूसरा पर्सन जो है उसकी भी फीलिंग्स हर्ट हो सकती है, बस वो rude हो जाते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट कह सकते हो rude, harsh। अगर डिटेल में जाओगे तो मीनिंग निकल के आता है not caring about the feelings or suffering of other people। क्लियर है? क्लियर है? इस वर्ड के मतलब को समझने के लिए इस पिक्चर से रिलेट करो। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और एक पर्सन सेंटर में खड़ा है जो कि बहुत गुस्से में, बहुत रूडली, ऐसा लग रहा है चीख रहा है सब पे, ठीक है। अब इसको वर्ड के साथ रिलेट करो, वर्ड के अंदर से कुछ निकालना है, कॉल और अस। ही कॉल्ड ऑल ऑफ अस carelessly, उसने हम सबको बहुत ही इम्पोलाइट वे में, रूड वे में आवाज लगाई। ये भी नहीं सोचा कि हम काम कर रहे हैं या हम में से कुछ ऐसे होंगे जो भूखे होंगे, परेशान होंगे, कुछ नहीं सोचा, बस उसने सबको बुला लिया, ठीक है। क्लियर है? मीनिंग निकल के आ गया। ही डजंट केयर अबाउट द फीलिंग ऑफ अदर्स, उसको काम था, उसने सबको आवाज लगाई एंड रूडली सबको बुलाया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, carelessly जब आप ly लगा रहे हो, carelessly, ठीक है, ये एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है, ठीक है, एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है। callous जो है वो एडजेक्टिव है। अगर इसका नाउन बनाते हो, नाउन बनाते हो तो नाउन में हो जाता है, नाउन में हो जाता है carelessness, carelessness, ठीक है, carelessness एज अ नाउन यूज होता है carelessness। क्लियर है? स्पेलिंग पर भी ध्यान देंगे, स्पेलिंग करेक्शन में कई बार क्वेश्चंस आते हैं,
पूछे जाते हैं। तो स्पेलिंग करेक्शन में यहाँ ध्यान देना, कैलस में, कैलसनेस में डबल एल डबल एस। क्लियर है? क्लियर है? नाउ एग्जाम्पल देख लेते हैं। His behavior on that occasion was extremely callous. उसका बिहेवियर उस ओकेजन पे बहुत ज्यादा कैलस था, बहुत ज्यादा रूड था। उसने किसी का नहीं सोचा, उस ओकेजन पे किसी की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, ये नहीं सोचा कि किसी को हर्ट हो जाएगा। His behavior was rude. He didn't care about anyone's feelings. Clear? Clear? Now synonym related terms देख लो। rude कह सकते हो, हार्श कह सकते हो, क्रूएल भी कह सकते हैं। जो लोग दूसरों की नहीं सोचते, दूसरों की फीलिंग्स की कदर नहीं करते, उन्हें हम क्रूएल भी कह सकते हैं, अनसिंपैथेटिक भी कह सकते हैं। ठीक है? रुथलेस, ब्रूटल, इनसेंसिटिव, बहुत ही कॉमन से सारे ही रिलेटेड टर्म्स हो गए और बहुत इजी है, इनमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसानी से आप इन चीजों को समझ जाओगे। एंटोनिम्स, ऑपोजिट मीनिंग। इफ समबडी इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ अदर्स फीलिंग्स, तो ऐसे पर्सन, ऐसी चीजों के लिए जो एंटोनिम्स हम यूज करेंगे, एंटोनी ऑपोजिट में क्या कहोगे कि वो दूसरों की सोचता है, ही थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल। तो ऐसे लोग क्या होते हैं जो दूसरों की सोचते हैं, वो काइंड होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, ठीक है, सिंपैथेटिक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो काइंड, कंपैशनेट, केयरिंग, कंसर्न, जो दूसरों के लिए कंसर्न होते हैं, सोचते हैं, ठीक है, सिंपैथेटिक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। बहुत ही कॉमन से टर्म्स हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कैलसनेस, कैलस के एंटोनिम में ये कोई भी हो सकता है। ठीक है? ऑप्शन में नजर आए, फॉरन मार्क करना है, फॉरन विद इन सेकेंड्स, क्विकली और करेक्टली आप मार्क करो और स्कोर करो। क्लियर? 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 मजा आया आज की सेशन में? मजा आया? इन वर्ड्स को अब आई होप, आई एक्सपेक्ट कि अब इन वर्ड्स को आप कभी नहीं भूलोगे। मजा आया सेशन में? अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करो, लेकिन सेशन को शेयर करना ना भूलें। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लेवल पे शेयर करें। कई लोग हैं जिन्हें वोकैबुलरी में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, तो इट्स नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक। वोकैबुलरी पे कमांड पाना बहुत आसान है, ट्रस्ट मी। इफ यू कनेक्ट विद मी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, कनेक्ट विद मी, वोकैबुलरी विद इरम मैम, आप अपनी वोकैबुलरी पे बहुत अच्छे से कमांड पा सकते हो। ठीक है? इंग्लिश में भी अगर वोकैबुलरी पे कमांड है तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, चाहे वो एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, वन वर्ड हो, स्पेलिंग करेक्शन हो, ये सारे आप क्विकली और करेक्टली अटेम्प्ट करके स्कोर कर लेते हो, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स और जीके, करंट अफेयर्स। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो सेशन को शेयर करेंगे। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, तो आप एग्जाम्पल का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, वीकली और मंथली, इवन डेली करंट अफेयर्स भी आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स भी हैं यहाँ पे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जब कंपटीशन की तैयारी करो तो सिर्फ नॉलेज से नहीं होता, प्रैक्टिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। फॉर दैट आपके पास प्रैक्टिस सेट्स होने चाहिए। तो आप एग्जाम्पल का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफी चीजें मिल रही हैं। ठीक है? टॉपिक वाइज क्विजेस भी करते हैं। क्विजेस आप करते हो ना, तो रिविजन काइंड ऑफ होता रहता है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना होता है। ठीक है? तो इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, डू सब्सक्राइब द चैनल, कनेक्ट विद मी, vocabulary with Iram ma'am, and download the official application of example. Clear? मजा आया? You can connect with us through various platforms. So मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और सीखेंगे कुछ और ऐसे वर्ड्स जो आपके कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए. You must be familiar with those words if you are preparing for any of the competitive exams. So see you in the next class. Till then, everyone take care. Bye-bye. Thank you.